स्फेरिकल मिरर। क्या चीज होती है स्फेरिकल मिरर? तो मान लो कि आपके पास ग्लास का एक होलो स्फेयर है, ग्लास का एक होलो स्फेयर बना लिया, ठीक है। सपोज करो ये ग्लास का एक होलो स्फेयर है और आपने क्या किया, होलो स्फेयर का मतलब ये अंदर से खोखला है ना, ग्लास का बना हुआ है और होलो स्फेयर है। अब आप इसका एक छोटा सा पोर्शन काट लेते हो, मान लो इतना इतना पोर्शन आपने काट के अलग कर लिया, इतने इतने पोर्शन की बात हो रही है ना, ये वाला पोर्शन है ना, इसकी बात हो रही है, तो ये वाला पोर्शन आपने काट के अलग कर लिया इसका। अब इसके ऊपर पॉलिश कर दी। अब पॉलिश आप इधर भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, तो जिस साइड में पॉलिश करोगे उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, उसके अलावा जो दूसरी साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो अगर आपने पॉलिश कर रखी है, सपोज करो बाहर वाली साइड में, इधर वाली साइड में पॉलिश कर दी, तो अंदर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और ये कौन सा मिरर बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। अच्छा, ये जो कॉनकेव मिरर बनेगा, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगा, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इसको पोल या वर्टेक्स भी बोला जाता है, तो ये पोल हो गया। अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है फोकस। ये फोकस है। बीच का मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, जैसे मान लो ये डिस्टेंस होगी इस स्फेयर की रेडियस, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकस है उसकी पोल से जो डिस्टेंस होगी वो इसकी हाफ होती है, और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? फोकल लेंथ बोला जाता है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें क्या रिलेशन हुआ? इनमें रिलेशन है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, मतलब हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं ये जो मिरर आपने लिया ना इसके दोनों एजेस से मिला दूं, ये ए और बी पॉइंट मान लो, इस मिरर की एजेस के ऊपर, किनारों के ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं सी पॉइंट से ए और बी को मिलाता हूं तो देखो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर अपर्चर। और ये जो सीधी डिस्टेंस होती है ना ए बी, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब कितनी बड़ी साइज का मिरर है। जैसे अपने घर पे जो रोटी पकाने वाला जो तवा होता है ना, ये उस टाइप का है एक तरह से। तो सामने से देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखेगा। आपने क्या कि एक स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट काट लिया, तो ये तो साइड व्यू है इसका। अगर उधर से देख लो ना फ्रंट से, तो आपको ये एकदम सर्कुलर दिखेगा और थोड़ा सा ऐसे कर्व दिखेगा। तो वो कितनी बड़ी साइज का है, सामने से देखने पे उसका डायमीटर आपको कितना दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। और ये जो एंगल बन रहा होगा ना, सेंटर से इन दोनों एजेस को मिलाओगे तो कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ये टर्म्स हम याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं इसी मिरर के अंदर क्या करता कि मान लो ये इसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट में काट लेता, और उसके बाद में मैं उसके ऊपर जो पॉलिश करता, अगर मैं अंदर वाली साइड में पॉलिश कर देता, तो इस बार ये जो मिरर बनता उसके लिए रिफ्लेक्शन कहाँ से होता? इधर वाली साइड से होता। इधर लाइट आती, टकरा के इधर चली जाती। तो इस सिचुएशन में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है? तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, अंदर से धसा हुआ होगा, और ये जो अंदर वाली डिप जो सरफेस होगी ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इसमें उभरी हुई जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगा उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलना है? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इस स्फेयर की रेडियस होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस, और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनके बीच का रिलेशन आपको याद रखना है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी ये हमेशा। ठीक है, इसमें भी एंगुलर अपर्चर वही चीज होगी, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों ए और बी पॉइंट को मिला दो सी पॉइंट से, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर अपर्चर। और दूसरी बात कि ये जो ए बी डिस्टेंस होगी, ये जो ए बी डिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलना है? इसको बोलना है अपर्चर। तो अपर्चर और एंगुलर अपर्चर में डिफरेंस समझ में आया क्या? है ना? एंगुलर वर्ड ऐड हो जाए तो एंगल बताना है, अपर्चर पूछे तो आपको
फ्रंट से देखने पे मिरर का जो डायमीटर आपको दिखाई देगा, सीधी जो एक तरह से कितना बड़ा मिरर है। अपर्चर का मतलब है कि उसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो कितना पोर्शन मिरर का रिफ्लेक्शन कर पाएगा। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, है ना, उससे नीचे नहीं होगा। तो वो जो सीधी ये जो डायमीटर आपको दिखाई देता है ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए देखो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, और एक चीज ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे, कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। साइन कन्वेंशन उसी को बोलते हैं। और कुछ रूल्स है मिरर के। रूल्स का मतलब ये है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल मिरर से तो 4 रूल हमेशा फॉलो होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है। देखो जब भी आप मिरर को स्टडी करते हो, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में साइन कन्वेंशन सेम ही होता है। साइन कन्वेंशन क्या है कि जब भी आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे मिरर से, मान लो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज कहीं पे बन रही है, पीछे बन सकती है, मिरर के सामने की तरफ बन सकती है। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हो, फोकस की डिस्टेंस हो, है ना, वो हमेशा आपको मिरर के सेंटर से यानी कि पोल से मेजर करनी है। हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी, पोल से। मतलब आप पोल को रेफरेंस पॉइंट मानोगे हमेशा। जैसे अपन ज्योमेट्री के अंदर जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, उसमें जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को अपन एक तरह से रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं कि ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट उधर है। तो उसी तरीके से मिरर के लिए जो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमेशा कौन होगा, पोल होगा। तो पोल को देख के आपको सारी चीजें डिसाइड करनी है, पोल से आपको हर एक डिस्टेंस मेजर करनी है। अगर आप कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के मेजर करोगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। और अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक मिरर है ना। अब इसके सामने जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, भाई ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा तभी रिफ्लेक्शन होगा। मिरर के पीछे ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे आप। अगर आपने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पे कहीं पे रखा है, इधर कहीं रख दिया आपने सामने की तरफ, तो उससे जो लाइट रेज जा रही होंगी मिरर की तरफ, अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कोई लाइट का सोर्स थोड़ी है जो उससे लाइट रेज जा रही होंगी। तो लाइट का सोर्स भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर कोई ना कोई लाइट गिर रही होगी और वो टकरा के उससे और फिर मिरर की तरफ जा रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। भाई आप किसी भी चीज को तभी देख पाते हो जब उधर से लाइट रेज आती है। आप मुझे तभी देख पा रहे हो जब मेरी बॉडी से, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से कुछ लाइट टकरा के आपकी आंखों के ऊपर जा रही होगी, और वो लाइट, मैं कोई लाइट का सोर्स तो हूँ नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं ट्यूबलाइट हूँ या बल्ब हूँ। बात समझ में आई क्या, कि भाई मैं चमक रहा हूँ और मैं लाइट ही लाइट बिखेर रहा हूँ और आप उसको आंखें उसको देख रही है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी बल्ब लाइटें लगी है ना, इनसे मेरी बॉडी के ऊपर लाइट गिर रही है और वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के ऊपर जा रही है। और आंखें क्या करती हैं, आंखों के अंदर जब वो रेटिना के ऊपर पहुंचती है तो उससे इमेज बनती है, फिर वो इमेज फिर ब्रेन सेंस कर लेता है, वो सारी प्रोसेस होती है। तो ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट कोई लाइट का सोर्स हो। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई लाइट गिर रही होगी तभी देख पाओगे। अगर मान लो लाइट ही नहीं गिरेगी ना तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे, कहानी खत्म, कोई स्टडी नहीं करनी है अपन को। तो स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही होंगी, जाएंगी कब, जब उस पर कोई लाइट गिरेगी या कोई लाइट का सोर्स हो सकता है। मान लो कैंडल रखी है यहाँ पे, है ना, एक मोमबत्ती जला के रख रखी है तो उससे लाइट जा रही होगी, या कोई ऑब्जेक्ट रखा था उस पर कोई ना कोई लाइट गिर रही होगी, तो लाइट रेज इधर से इधर जा रही होंगी। तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट। भाई अगर मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे, तो जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है वो ये हो गई, इधर से इधर जा रही है लाइट रेज। तो इस डायरेक्शन में चल के यानी लेफ्ट टू राइट चल के, मान लो पोल पे आप खड़े हो, तो पोल से अगर आपको इधर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है, तो उस डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। और अगर आप उल्टा चलते हो, पोल पे खड़े हो गए और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो उस डिस्टेंस को क्या लेना है, उसको नेगेटिव कंसिडर करना है ना। अगर आप जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो पोल पे खड़े हो गए और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा पोल पे खड़े होना है, फिर देखना है किधर चलना पड़ रहा है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चलोगे तब तो उसको पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस को, इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव कंसिडर करना है।
इतनी बात समझ में आई क्या? कई बार हम डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे की तरफ भी मेजर कर रहे होंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे कोई भी मिरर हो, दोनों के लिए रूल सेम है, साइन कन्वेंशन सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा कहीं पे, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सामने मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, तो इसकी हाइट मेजर करने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो उस डिस्टेंस को आप या उस हाइट को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और अगर कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ चल के मेजर कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो क्या क्या चीजें याद रखोगे? 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि जब भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए तो हमेशा उस डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना है, नेगेटिव सिंबल लगाना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर कर रहे हैं, है ना, या इमेज की हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ चलना पड़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आना पड़ रहा है तो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, या उस हाइट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इतनी सी बातें याद रखनी है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। कुछ अजम्पशन भी हम याद रखेंगे। अजम्पशन क्या चीज होती है? कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम एक दो चीजें एज्यूम करके चलेंगे। पहली चीज जो एज्यूम करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो मिरर आप यूज कर रहे हो, है ना, मिरर का जो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये बहुत कम कर्व्ड होगा, मतलब ये किसी लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगा मिरर। आप क्या मान के चलोगे? जब भी हम स्फेरिकल मिरर की स्टडी करेंगे तो हम ये क्या मान के चलेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है। तो बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लोगे तो बहुत कम कर्व दिखाई देगा। एक तो छोटा सा स्फेयर है उसका पार्ट ले लो तो वो ऐसा कर्व सा दिखेगा, एक बड़ा स्फेयर का उतना ही पार्ट लो तो वो कम कर्व आपको दिखाई देगा। बात समझ में आई क्या? तो ये जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं ये किसी लार्ज स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है जब भी कैलकुलेशन करोगे तो कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इसको प्रूव कर सकते हो लेकिन वो 10th लेवल की चीज है, मतलब उसमें अपन को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। मान लो कि कोई मिरर है, वो कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, और उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके और इमेज बना रही है ना। अब हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो उससे जो लाइट रेज मिरर के ऊपर जा रही होंगी उससे रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, एक पॉइंट पे मिल रही हो। अगर वो रियल में मिल रही होंगी तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, आपस में मिलती है, तो उस पॉइंट पे कौन सी इमेज बनेगी? रियल। रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी मिरर से, और उनको बैक ट्रेस करने पे पीछे बढ़ाओगे ना आगे की तरफ तो वो कभी मिलेंगी नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो कभी नहीं मिलेंगी। मान लो दूर हो रही है ऐसे, तो आप उनको क्या करोगे? पीछे की तरफ बैक ट्रेस करके देखोगे। बैक ट्रेस करने पे अगर वो कहीं पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है आपको, तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, काल्पनिक इमेज बोलेंगे उसको, है ना, वर्चुअल इमेज होगी। वो उस इमेज को देखा तो जा सकता है लेकिन स्क्रीन के ऊपर नहीं लिया जा सकता। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि रियल इमेज स्क्रीन पे ले सकते हो। मान लो जहां पे इमेज बन रही है ना वहां पे आपने एक स्क्रीन रख दिया, एक सरफेस कोई भी एज्यूम कर लो, तो उस सरफेस के ऊपर आपको एक इमेज सी दिखाई देगी। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ यहाँ इमेज बन रही है, लेकिन उस इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिरर में आप चेहरा देखते हो तो मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे आप खड़े होते हो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, पीछे की तरफ आपको दिखाई देती है वो इमेज मिरर के अंदर। लेकिन आप पीछे की तरफ आपको पता चलेगा कि हाँ इतना पीछे इमेज बन रही है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर अगर आप एक स्क्रीन को रखोगे तो क्या उस स्क्रीन पे कोई भी इमेज आएगी? नहीं, उस पर कुछ इमेज नहीं आती। इसका मतलब वो है वर्चुअल इमेज। उसको देख तो सकते हो लेकिन स्क्रीन के ऊपर उसको फॉर्म नहीं किया जा सकता। स्क्रीन क्या होगा? कोई भी एक्सिस सरफेस, फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर इमेज बनाई जा सके। तो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा
कब बनती है? जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में, या आगे आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद में अगर एक्चुअल में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी। और अगर उनको बैक ट्रेस करने पे वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है, तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। दूसरा डिफरेंस में ये बता सकते हो कि रियल इमेज को आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। तीसरा एक और डिफरेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी। तो वो कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अगर कोई भी मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, अगर वो इमेज बना रहा है रियल, तो वो रियल इमेज हमेशा आप देखोगे कि वो इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इन्वर्टेड होगी, उल्टा बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी, उल्टा बनेगी उससे। ठीक है, साइज कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी, लेकिन इन्वर्टेड जरूर होगी वो। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बन जाए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे वैसे ही इमेज बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऊपर ही इमेज बनेगी, है ना, सेम साइड में बनेगी, आप ये बोल सकते हो। और जो इन्वर्टेड इमेज है उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसे रखा है उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो इमेज नीचे बनेगी, है ना। तो इस तरीके से वो इन्वर्टेड इमेज बोली जाती है। ये डिफरेंस समझ में आया क्या? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। ठीक है, अब आते हैं रूल्स के ऊपर कि जब रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हो तो कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स देखते हैं हम। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए ही रूल्स सेम रहेंगे। तो रूल्स क्या क्या हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर से जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं। देखो रूल्स क्या क्या हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि मान लो कि ये है कॉनकेव मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया पोल, और इधर कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो वो पूरा स्फीयर आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा वो मिरर दिखाना है। एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप अंदाजे से कहीं भी दिखा सकते हो सामने, लेकिन जो फोकस होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में दिखाना है ना। अगर आप फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हो, स्केल यूज नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा अंदाजे से देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं कि फोकस यहाँ पे बना दिया, बोला कि सर बीच में होगा तो वो तो डायग्राम बना रहे हो, कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हो। तो कैलकुलेशन इसी से तो करेंगे डायग्राम से, तो वो डायग्राम सही बनना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में आपको, है ना, फोकस को मार्क करना है। ठीक है, ये गोल। अब पहला रूल क्या है कि जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अच्छा, ये तो मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बताया। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या हो जाता? तब भी रूल सेम ही रहता। ये देखो, ये हो गया पोल, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, इस पर कॉन्वेक्स मिरर है ये, तो ये हो गया फोकस। अब ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे कहीं तो लाइट रेज इधर से जा रही होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। रियल में तो पास हो ही नहीं सकती क्योंकि मिरर आ गया बीच में, तो रिफ्लेक्ट कर देगा ये लाइट रे को, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको बैक ट्रेस करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। मेरे को लग रहा है कि जैसे ये फोकस से आ रही थी। तो ये रूल आपको याद रखना है, जब भी डायग्राम बनाओगे तो रूल याद रखेंगे। पहला रूल समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा रूल देखो, अब दूसरा रूल क्या है कि मान लो कॉनकेव मिरर है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया बीच में फोकस। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। जैसे मान लो कि ये लाइट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और आगे जाके मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, है ना। तो अगर ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, ये सेम पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, मतलब टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ऐसे एकदम उल्टा हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपको पता है भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज होती है। तो जिस स्फेयर का मिरर एक पार्ट होता है उसका सेंटर, और सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप मिरर पे ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी स्फेयर है उसके सेंटर से उसकी सरफेस पे कहीं भी लाइन ड्रॉ करो वो होती है रेडियस, और रेडियस हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली जो लाइट रही है परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। भाई ये मिरर के ऊपर ये हो गया नॉर्मल, ये मान लो नॉर्मल, देखो
और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई इसी लाइन के अलॉन्ग टकराई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो नॉर्मल से तो ये 0 एंगल पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 का मतलब लाइट रे वापस से इसी पाथ पे वापस ले जाएगी। बात समझ में आई ना? लाइट अगर मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलर, या कोई भी मिरर हो, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो परपेंडिकुलर ही वापस ले जाएगी, क्योंकि उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? 0। ये वही चीज़ है ना? ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है इसलिए वापस से रिट्रेस हो गई। समझ में आया ना रूल? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ये देखो, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो वापस से वही बात कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसिडेंट होती हुई अपीयर हो, अब अपीयर हो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो पहले हो जाएगा लाइट रे का, इधर से जाएगी टकरा के कहीं और चली जाएगी, तो वो अपीयर हो सकती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई, या उससे पास होती हुई अपीयर हो सकती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है कि उसको जब आगे बढ़ाते हो आप, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपीयर हो, सीधी जाके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिले, तो इसका मतलब वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वापस से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब रिट्रेस हो जाएगी। रूल समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आसान है एकदम। ठीक है। थर्ड रूल ये है, इसका उल्टा है। देखो, जो फर्स्ट रूल पढ़ा ना, इसका उल्टा जो होता है वो होता है थर्ड रूल। क्या है रूल? यहाँ पे फर्स्ट रूल में हमने ये देखा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होती है, तो एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है कि वो फोकस से आ रही हो, फोकस से पास होके आ रही हो, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा? वो रिट्रेस होगी। मतलब जैसे मान लो कि लाइट रे ऐसे जा रही है, ये है अपनी लाइट रे, है ना? तो ये फोकस से होके जा रही है, तो फोकस से होके अगर ये लाइट रे जा रही होगी, अगर ये लाइट रे फोकस से होके जा रही होगी, ये कहाँ से जानी चाहिए? ये देखो, अलग कलर से देखते हैं इसको। मान लो कि जो लाइट रे है वो फोकस से होके जा रही है ना, इस तरीके से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और इसी तरीके से इस मिरर में होगा, अगर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि वो आगे बढ़ाने पे फोकस से पास होती हुई अपीयर हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये रूल हमको याद रखना है। ये थर्ड रूल है एक तरह से। ठीक है। फोर्थ रूल क्या है? इन्हीं डायग्राम में बता देता हूँ। फोर्थ रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी, कहाँ पे इंसिडेंट होनी चाहिए? पोल के ऊपर। मान लो कि ये डायग्राम लेते हैं, इसमें एक लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो जितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी वो। जैसे मान लो कि ये लाइट रे आ रही है इधर, और ये किसी अल्फा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये जो रे है ये पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। और आपको ये चीज पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये मिरर के ऊपर, मिरर की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो लाइन है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो ये मिरर के ऊपर यहाँ पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो आप इसको नॉर्मल मान सकते हो यहाँ पे। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, तो वही रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो इसको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी मिरर के ऊपर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसने जितना एंगल बना रखा है उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी। मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होंगे? बराबर होंगे। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से या प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। इस मिरर में भी वही बात होगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम आप चीज बता सकते हो कि पोल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे हमेशा रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज समझ में आ गई क्या? है ना? अल्फा और बीटा हमेशा क्या होंगे? बराबर। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो कितने रूल पढ़े हमने? 4 रूल पढ़े। इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे डायग्राम बनाएंगे। अभी डायग्राम बना के हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ रूल क्या है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। ठीक है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आती हुई अपीयर होगी। रियल में तो नहीं पास हो सकती लेकिन अपीयर जरूर होगी। दूसरा रूल ये बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो सेम डायरेक्शन में रिट्रेस होगी, वापस चली जाएगी उसी लाइन के ऊपर। तीसरा रूल ये बताया आपको कि अगर लाइट रे
फोकस से होती हुई मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम ये बोलेंगे कि अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है कि वो आगे बढ़ाने पे फोकस से पास होती हुई अपीयर हो तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। फोर्थ रूल क्या बताया कि अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी हमेशा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये 4 रूल हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मिरर को स्टडी करने के लिए, स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने के लिए। ठीक है।